बिना प्याज किसी सब्जी में स्वाद नहीं आता। क्यों? सही कहा ना। पर अगर वही प्याज सब्जी में ज़्यादा हो जाए फिर? ज़्यादा प्याज से हमारी सब्जी भी ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगती। पर हमारी नेहा का तो हाल ही कुछ और था। आइए देखते हैं। माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि प्याज खत्म हो गए, फिर भी आप मार्केट से प्याज लेकर नहीं आई। अरे बहू, अभी 2 दिन पहले ही तो मैं मार्केट से प्याज लेकर आई थी, फिर इतनी जल्दी प्याज कैसे ख़त्म हो गए? माँ जी, प्याज के बिना कोई सब्ज़ी बन ही नहीं पाती। और भूलिए मत, रात में शाही पनीर बना था, बिना प्याज के तो पनीर की सब्ज़ी बन नहीं सकती थी। बहू, तेरा दिमाग तो सही है। भला 5 किलो प्याज 2 दिन में कैसे ख़त्म हो सकते हैं? अरे कितने प्याज तूने डाल दिए सब्जी में जो प्याज ही ख़त्म हो गए। हट, मैं देखूँ घर में प्याज है कि नहीं। इतना बोलकर तारा खुद रसोई में प्याज देखने लगती है, पर उसे 5 किलो प्याज में से सिर्फ 5 प्याज मिलते हैं। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नेहा बहू, तू सब्जी में प्याज डालती है या प्याज में सब्जी? 5 किलो प्याज में सिर्फ ये 5 प्याज बचे हैं। माँ जी, अब क्या कर सकते हैं, बिना प्याज की सब्ज़ी में स्वाद ही नहीं आता। और आपको भी तो प्याज की सब्ज़ी खानी होती है। अब जल्दी से मार्केट से प्याज ले आइए, खाना बनाना है मुझे। बहू, आज के लिए ये 5 प्याज बहुत है। तू 5 प्याज सब्जी में डाल दे, कल शाम को सब्जी लेने जाऊंगी तो प्याज भी ले आऊंगी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरे बस की नहीं है मार्केट जाना। इतना बोलकर तारा वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की ये बात सुनकर नेहा का मुंह बन जाता है और वो खाना ना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति को फ़ोन लगाती है। तभी उसके कानों में सब्जी वाले की आवाज़ आती है, जो प्याज बेच रहा था। ताज़ा ताज़ा प्याज ले लो, 50 के 3 किलो। पूरी मार्केट में इससे सस्ता प्याज नहीं मिलेगा। आओ आओ, लूट लो। अरे, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अब अरुण जी को क्या ही परेशान करूं, जब गली में इतने सस्ते प्याज बेचने वाला आ जाता है। एक काम करती हूँ, उसी से ले लेती हूँ 100 रुपये की प्याज। इतना बोलकर नेहा अपना पर्स लेकर बाहर प्याज लेने के लिए चली जाती है और प्याज खरीदने लगती है। तारा अपनी बहू को प्याज लेता देखकर भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब नेहा के पास 100 के छुट्टे नहीं थे, तो वो 500 रुपये के सिर्फ प्याज खरीद लेती है और पूरे घर में प्याज ही प्याज नज़र आते हैं। ये सही किया मैंने, 500 रुपये के प्याज ले लिए। अब 3-4 दिन की छुट्टी, वरना माँ जी इतनी कंजूस है कि उनका बस चले तो वो मुझे प्याज देखने भी ना दे। अब नेहा कुछ प्याज रसोई में रख देती है, कुछ प्याज हॉल की ड्रॉअर में, और हर जगह प्याज रखने के बाद भी जब कुछ प्याज बच जाते हैं तो वो अपने कमरे में रख लेती है। जब शाम को पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर प्लेट में कई सारे प्याज कटे हुए हैं। ये देखकर अरुण कहता है, अरे ये क्या है, आज इतने दिनों बाद खाने में सलाद, और सलाद के नाम पर सिर्फ प्याज। हाँ अरुण जी, वो इसलिए क्योंकि आज गली में ना बहुत ही सस्ता प्याज बेचने वाला आया था। माँ जी तो मार्केट गई नहीं थी, तो मैंने उससे ना 500 रुपये के प्याज खरीद लिए, वो भी 18 किलो। क्या? 500 रुपये के 18 किलो प्याज? नेहा, तुमने ये प्याज घर के लिए खरीदे या बेचने के लिए? अरे आप जानती ही नहीं कुछ। पता है उसने कितने प्याज दिए? वो तो मुझे 15 किलो दे रहा था, 3 किलो तो मैंने उससे ज़बरदस्ती लिए। आखिर 500 रुपये के जो मैंने उससे प्याज खरीदे थे। तभी मैं कहूँ पूरे घर में प्याज प्याज की बदबू क्यों आ रही है। अरे बहू, मेरे कमरे को तो छोड़ देती। खैर, अब प्याज की बातें छोड़ो और खाने पर ध्यान दो, क्योंकि अब ये प्याज महीने भर ख़त्म नहीं होने वाले। तारा और अरुण दोनों ही नेहा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर नेहा तो अपने घर वालों की बात सुनकर ही मुंह बना लेती है। अब जब अरुण और तारा सब्ज़ी खाते हैं तो सब्ज़ी में भी खाली प्याज होता है, जिस वजह से वो दोनों खाना भी नहीं खा पाते। यार नेहा, ये तुमने क्या बना रखा है? प्याज की चटनी, प्याज की सब्जी, प्याज का परोठा, इतना प्याज कौन खाता है? अरे मैं खाती हूँ, और सबसे सस्ती सब्ज़ी अभी प्याज ही है, और प्याज खाना अच्छा ही होता है। अब मुँह मत बनाओ। बेटा छोड़ दे, इससे कुछ कहना ही बेकार है। जो लड़की 5 किलो प्याज 2 दिन में ख़त्म कर सकती है, वो 18 किलो प्याज भी 8 दिन में ख़त्म कर लेगी। अब अरुण और तारा आधा अधूरा खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर नेहा प्याज को बड़ी ही मौज के साथ खाती है और थोड़ी देर बाद घर के सारे काम करके सोने के लिए जाती है। ज़्यादा प्याज खाने की वजह से नेहा के मुंह से प्याज की स्मेल आ रही थी। अब जब भी नेहा अरुण से बात करती तो अरुण उससे दूर हो जाता।
अरुण जी, आपको मुझसे मन भर गया है क्या? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, मैं आपके पास आने की कोशिश करती हूँ तो आप मुझसे दूर भाग जाते हैं। आपका मुझसे बात करने का मन नहीं करता क्या? नेहा, मेरा बहुत मन करता है तुम्हारे साथ बैठने का, बातें करने का, पर तुम इतना प्याज खाती हो कि तुम्हारे मुंह से खाली प्याज की गंध आती है। बस यही वजह है कि कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं रहना चाहता अब। इतना बोलकर अरुण वहाँ से चला जाता है, पर नेहा को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा प्याज खाने की वजह से उसके शरीर और मुंह से इतनी ज़्यादा प्याज की महक आने लगती है कि सब अब उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। पर नेहा की हरकतों पर कोई असर नहीं पड़ता। अब भी वो पहले की तरह हर समय प्याज खाती और खाने में प्याज ही डालती, जिस वजह से अब तारा और अरुण उसके हाथ का खाना भी नहीं खाते और नेहा अपने लिए अकेले ही खाना बनाती और खाती। नेहा की इन हरकतों से तारा बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन घर में किसी बाबा को बुलाती है। बाबा, यही मेरी बहू है जिसकी सुबह बिना प्याज के होती नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि वो प्याज खाना कम कर दे। इसने पूरे घर को प्याज मंडी बना रखा है। वो तो तुम्हारे घर में प्याज की छिलकी और प्याज की महक से ही मुझे पता चल रहा है। लगता है अब तुम्हारी बहू पर मुझे प्याज का जादू करना होगा ताकि वो प्याज खाना बंद कर दे। इतना बोलकर बाबा जैसे ही पूजा करने के लिए बैठते हैं, वैसे ही नेहा बाबा के लिए प्याज की एक नई रेसिपी बना कर ले आती है। बाबा भी नेहा के सामने हार मान लेते हैं और उसकी बनाई हुई रेसिपी खूब मज़े लेकर खाते हैं। बाबा, आप तो यहाँ मेरी बहू के ऊपर से प्याज का भूत उतारने के लिए आए थे और खुद उसके हाथों का बना हुआ खाना खा रहे। क्या आपने भी उसके सामने हार मान ली? बेटा, तुम्हारी बहू के ऊपर प्याज का भूत नहीं, बल्कि तुम्हारी बहू के हाथ में प्याज की रेसिपी बसी है। मैं तो इसे प्याज खाने से नहीं रोक सकता। तुम्हें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। अब तारा इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। इसके बाद अरुण नेहा के लिए ऑफिस में बात कर लेता है, जिस वजह से नेहा ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस जाने के बाद नेहा को इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो प्याज खा सके या घर में ला सके। अब घर में तारा के हिसाब से खाने में प्याज डाला जाता और इस तरह तारा और अरुण को नेहा की बचकानी हरकतों से छुटकारा मिल जाता है। बहू के भगवान। सुनीता जी की बहू श्यामा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी कोई त्योहार या व्रत होता तो वो जरूर किया करती। वैसे तो सुनीता जी को भी पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, लेकिन श्यामा की भक्ति देखकर वो कभी कभी हैरान रह जाती थी। मम्मी जी, आपको पता है जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है। मैंने तो सारी तैयारियां करनी है। हाँ बहू, मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें तो वैसे भी पूजा पाठ और व्रत करने का बहुत शौक है। जरा मुझे भी तो बताओ, क्या तैयारियां की है तुमने? मम्मी जी, हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी झांकी लगाएंगे और मैं तो व्रत भी करूंगी। रात के 12 बजे खाना खाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करना, लेकिन इतना भूखा रहने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ खा लेना, कहीं तुम्हारी तबीयत बिगड़ ना जाए। नहीं मम्मी जी, मैं तो 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाने वाली। और आप व्रत नहीं करेंगी? अरे बहू, तुम्हें तो पता है डायबिटीज होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे भूखा रहने से मना किया है, इसलिए अब मैं कोई व्रत नहीं करती। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, भगवान का व्रत रखने से कभी कोई परेशानी नहीं होती। ये तो डॉक्टर लोग कुछ भी कहते रहते हैं। श्यामा सुबह से ही त्योहार की तैयारियों में जुट जाती है और बिना कुछ खाए पिए सारा दिन घर की साफ सफाई और भगवान का भोग बनाने में बिता देती है। रात के 10 बजे पता नहीं क्यों मुझे बड़े जोर से चक्कर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? लगता है आज तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए चक्कर आ रहा है। अरे पता नहीं, बिना कुछ खाए पिए बहू इतने व्रत क्यों करती है? मैंने कहा भी कि थोड़ा कुछ खा ले। नहीं नहीं मम्मी जी, अगर मैं कुछ खा लेती तो मेरा व्रत टूट जाता। उससे क्या फर्क पड़ता है श्यामा? और तुम्हें क्या लगता है हमारे भूखे रहने से भगवान खुश हो जाते हैं? और नहीं तो क्या, अगर भूखे रहकर भगवान से प्रार्थना की जाए तो वो हमारी सारी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा बहू, अगर ऐसी बात है तो जरा हमें भी बताओ, क्या मांगा है तुमने भगवान से? मैं तो भगवान से बस हमेशा अपने पति की नौकरी में तरक्की की प्रार्थना करती हूँ। वैसे भी इनकी प्रमोशन का वक्त पास आ रहा है, तो मैंने भगवान के सामने यही अर्जी लगाई है। अरे श्यामा, अगर तुम्हारे कहने से प्रमोशन होता तो फिर बात ही क्या थी? देखो, तुम्हें इस तरह भूखा नहीं रहना चाहिए, कुछ तो खा लेना चाहिए था। लेकिन श्यामा किसी की बात नहीं सुनती
और रात के 12 बजे तक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। रात को जब श्यामा गहरी नींद में सोई हुई थी तो उसे सपना आया। सपने में उसने देखा कि साक्षात भगवान कृष्ण उससे मिलने के लिए आए हैं। श्यामा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, मेरे पति का इस बार प्रमोशन हो जाए बस, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है श्यामा, जैसा तुम सोचती हो वैसा ही होगा। श्यामा जब सुबह सोकर उठती है तो खुश होती है और बताती है कि आज ही सुनते हो, रात को मुझे सपना आया था। बहू, कैसा सपना आया था? बहुत खुश लग रही हो। सपने में क्या भगवान आ गए? हाँ मम्मी जी, आपको क्या पता, मेरे सपने में भगवान ही आए थे। अरे तुम्हारी चेहरे की खुशी देखकर तो यही लग रहा था। अब देखना, कुछ ही दिनों में आपका प्रमोशन हो जाएगा। मैंने कहा था ना आपसे। फिर वही बात। अरे ये नौकरी है, कंपनी वाले तुम्हारे व्रत करने से प्रमोशन नहीं करते श्यामा। समझने की कोशिश तो करो। कई दिन निकल जाते हैं। ऑफिस में प्रमोशन का वक्त भी निकल गया, लेकिन श्यामा के पति का प्रमोशन नहीं हुआ। ये बात जानकर श्यामा को बड़ा दुख लगा। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान में भक्ति रखना बहुत अच्छी बात होती है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। लेकिन श्यामा, जरूरी नहीं कि हम जो भी मांगे वो सब पूरा हो जाए। लेकिन भगवान ने खुद मुझसे सपने में आकर कहा था, लगता है मेरे व्रत में कोई कमी रह गई। आप चिंता मत करिए, मैं और ज्यादा व्रत किया करूंगी। देखना, उसके बाद हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अरे बहू, अगर तुम इस तरह व्रत करती रहोगी तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी कुछ दिनों से काफी कमजोर लग रही हो। देखो माँ ठीक कह रही है, तुम्हें अपने शरीर को इस तरह इतना कष्ट नहीं देना चाहिए श्यामा। अरे इतना ज्यादा व्रत करना भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप चाहे कुछ भी कहे, जब तक आपका प्रमोशन नहीं हो जाता मैं भगवान का व्रत करती रहूंगी। और देखना, एक दिन मेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्यामा सप्ताह में 2 से 3 दिन व्रत रखने लगती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी थी। लेकिन उसके व्रत रखने से उसके पति का प्रमोशन नहीं होता। कुछ दिनों के बाद श्यामा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी की तबीयत अचानक इस तरह खराब कैसे हो गई? देखिए, आपकी पत्नी बहुत कमजोर लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ठीक से कुछ खाती पीती नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी बहू सारा दिन व्रत करती है, पूरा पूरा दिन भूखी रहती है। हाँ डॉक्टर साहब, श्यामा सप्ताह में 3 दिन व्रत रखती है और इसी की वजह से शायद उसको कमजोरी आ गई है। आप लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए था, उन्हें इस तरह भूखे रहने से रोकना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब आप ही मेरी बहू को कुछ समझाइए, हमारी बात तो सुनती ही नहीं। डॉक्टर श्यामा के पास जाते हैं। देखिए श्यामा जी, लगातार भूखे रहने की वजह से आपको कमजोरी हो गई है। मेरा आपको यही सजेशन है कि आप ठीक से खाना खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो भगवान के लिए व्रत रखती हूँ, और भला भगवान का व्रत रखने से किसी की तबीयत खराब थोड़ी ना होती है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। भगवान में भरोसा रखना अच्छी बात है। हम डॉक्टर लोग भी मरीज का इलाज करने से पहले भगवान को जरूर याद करते हैं, लेकिन इस तरह भूखे रहकर अपने आप को बीमार करना बिल्कुल ठीक बात नहीं। और अगले 2 महीने तक आपको किसी भी तरह का कोई भी व्रत नहीं करना है। रोज अच्छे से खाना खाना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 2 महीने कोई व्रत नहीं रखूंगी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद श्यामा अपने घर लौट आती है और डॉक्टर के कहे अनुसार अगले 2-3 महीने तक कोई व्रत नहीं करती। एक दिन जब श्यामा का पति ऑफिस से लौट कर आता है। अरे सुनती हो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रहे हो, लगता है कोई बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। हाँ माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ गई है। अरे वाह वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से तो मैंने आपके लिए कोई व्रत भी नहीं किया, भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाई। डॉक्टर के कहने की वजह से सारा दिन मुझे खाना खाना पड़ता है, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? देखो श्यामा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, भगवान से प्रार्थना करना अलग बात होती है। और अब तो तुम खुद समझ गई ना
कि पिछले 3 महीने से तुमने कोई व्रत नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रमोशन हो गया। अब तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे भूखे रहने से मेरे प्रमोशन का कोई लेना देना नहीं है। इशिका, जल्दी टिफिन लगा दे दोनों भैया का, उनका ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है बेटा। लाई माँ। अरे बेटा इशिका, मेरा भी निकलने का समय हो गया है। ला मेरा नाश्ता भी डाइनिंग टेबल पर लगा दे। लाई पापा, बस 2 मिनट। अरे इशिका, सबका टिफिन हो जाए ना तो मेरी 1 कप चाय रख देना। तुम्हें पता है ना, जब तक मैं चाय ना पी लूँ हाथ पैरों में जान ही नहीं आती। बस 2 मिनट छोटी भाभी, सबका नाश्ता और टिफिन पैक कर दूँ, उसके बाद आपकी और बड़ी भाभी की चाय बना देती हूँ। बुआ, ये क्या बनाया आपने? मैं ये दलिया वलिया नहीं खाने वाली। ये आप दादाजी को खिलाइए, मेरे लिए पास्ता बना दीजिए। अच्छा चल, नाराज़ मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? ये पटेल निवास में चल रही भाग दौड़ देखकर आप लोग कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं 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 नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सारी कहानी विस्तार से बताती हूँ। इशिका जेठालाल और बांसुरी देवी की इकलौती बेटी है। बेटी क्या, इस घर का अलादीन का चिराग समझ लीजिए आप। 2 बहुओं के होते हुए भी बेचारी इशिका अकेले इतने बड़े घर को संभाले हुई है। खाना बनाना तो दूर की बात है, खाना बनाने में मदद करने के लिए भी दोनों में से कोई भी भाभी रसोई में कदम नहीं रखती। इशिका के भाइयों के बच्चों का लंच बॉक्स हो या पापा और भाई का टिफिन, सब काम अकेले इशिका की ही जिम्मेदारी थी। इतने बड़े परिवार के लिए तीनों टाइम का खाना बनाने में बेचारी इशिका की चक्कर घिन्नी बन जाती थी। एक दिन इशिका के घर कमलेश नाम की एक औरत आती है। नमस्ते बहन जी, आपकी बेटी इशिका को एक रिश्तेदार की शादी में देखा था, तब से ही हम उसके लिए रिश्ता भिजवाना चाह रहे थे। सच में एक नज़र में हमें आपकी बेटी भाग गई थी। रानी बनाकर रखेंगे आपकी बेटी को, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। अरे किसने कह दिया आपसे क्या हम अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमें इशिका के लिए रिश्ता चाहिए। मानते हैं आपने नहीं कहा, लेकिन बेटी सयानी हो रही है आपकी, रिश्ता तो करेंगी ही ना, इसीलिए हम रिश्ता लेकर चले आए। देखो बहन जी, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना। अभी हमने इशिका की शादी का कोई विचार नहीं बनाया, जब सोचेंगे तो आपको खबर कर देंगे। अरे बड़ी अजीब औरत है, रिश्ता सामने से चलकर आ रहा है फिर भी ये रिजेक्ट कर रही है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। 30 साल की उम्र हो रही है बेटी की और कहती है अभी शादी का विचार नहीं। जब से बांसुरी ने कमलेश की बेटी का रिश्ता ठुकराया था, धीरे धीरे हर जगह इस बात की चर्चा होनी शुरू हो गई थी कि बांसुरी देवी अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती। अरे बांसुरी, पूरी किटी में इस बात की चर्चे हो रहे हैं कि बांसुरी अपनी बेटी इशिका की शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, क्या चक्कर है इन बातों का? देख मधु, तू पक्की सहेली है मेरी, तेरे साथ मैं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करना चाहती। सच्ची बात तो यह है कि अपने दोनों बेटों की शादी से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन दोनों ही शादियों का रिजल्ट इतना खराब रहा कि बहुएं तो नालायक आई ही, बेटे भी शादी के बाद बीवियों के गुलाम हो गए। तू बस यह समझ ले कि बेटी इशिका को देखती हूँ तो सुकून मिलता है कि मेरे संस्कारों में कमी होती तो ऐसी चांद सी बेटी मेरे घर ना होती। कमी संस्कारों में नहीं है, मेरी किस्मत में है। मुझे समझ में आ चुका है, अगर मैंने इशिका की शादी कर दी तो जैसे बेटे गए बेटी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मेरा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा अगर इशिका भी अपने भाइयों जैसी निकली, या उसका पति मेरी दोनों बहुओं जैसा निकम्मा, कामचोर और मतलबी निकला तो। मेरी नालायक बहुएं तो 1 कप चाय भी देने लायक नहीं है। इस इशिका के दम पर ही हमारा घर चल रहा है। बस इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इशिका शादी करके इस घर से कहीं भी जाए। माफ़ करना बांसुरी, तुझे मेरी बात सुनने में ख़राब तो ज़रूर लगेगी, लेकिन सच्ची बात कहे बिना मैं रह भी नहीं सकती। तू तो मेरी आदत जानती है ना। तू क्या चाहती है? तेरी बेटी इशिका जीवन भर कुंवारी रहकर तेरी बहुओं की नौकर बनी रहे? अरे तेरे बेटे बहुओं के नकारेपन की सज़ा तू अपनी इतनी होनहार और गुणी बेटी को क्यों दे रही है? क्या उसे अधिकार नहीं है अपनी दुनिया बसाने का, अपने सपने पूरे करने का? तो कोई उसकी भलाई नहीं चाह रही है? अंधी हो गई है तो अपने निज स्वार्थ में। अरे अगर बस खाना बनाने की बात है तो कोई बावर्ची क्यों नहीं रख लेती? लेकिन सिर्फ बेटी से खाना बनवाने के लिए उसकी शादी ना करना सरासर गलत है। मधु जी भर के बातें सुनाने के बाद वहां से चली गई। क्या हुआ मम्मी, क्या कह रही थी आंटी? अरे बोल कर गई है, अगर तेरी बहू निकम्मी है तो एक बावर्ची रख लो। अब बताओ ज़रा, आजकल अच्छा बावर्ची कहाँ मिलता है?
तेरे पापा के रेस्टोरेंट के लिए तो बावर्ची मिलते नहीं, यहाँ घर के लिए कहाँ से मिलेगा? कुछ दिन बाद एक 30-35 साल का युवक उनके घर आता है। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम चिंटू है। पता चला कि आपको एक बावर्ची की ज़रूरत है। आप कहे तो मैं आपके लिए बावर्ची का काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, इससे पहले कहीं खाना बनाया है तुमने? बनाया ना आंटी जी, अंबानी साहब है ना, उनके यहाँ बावर्ची का काम पहले मैं ही करता था। इंडियन, इंडोनेशियन, चाइनीज़, थाई, कॉन्टिनेंटल, जो कहोगे हर तरह का खाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे ये चाइना, थाई ऐसा खाना नहीं खाते हम। तू बस ये बता, हिंदुस्तानी खाना बना लेता है या नहीं? और हाँ, इस घर में ना 11 लोग रहते हैं, लेकिन उन 11 लोगों की 50 तरह की फरमाइश होती है एक दिन में। तू पूरी कर पाएगा सबकी फरमाइश? 4 दिन में छोड़कर भाग तो नहीं जाएगा? अरे आंटी जी, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ मैं। 50 क्या 550 आइटम भी मांगेंगे ना, तब भी टस से मस नहीं होगा। जो एक बार आपके साथ कमिटमेंट हो गया तो समझो मेरा राशन पानी आपके घर में फिक्स। अच्छा, बात है तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता है। देखते हैं काम कर पाएगा या नहीं। अच्छा ये बता, तनख्वाह कितनी लेगा? देखो आंटी जी, हमारा तो ऐसा है कि जिस घर में हम काम करते हैं ना, उस परिवार को अपना परिवार समझ लेते हैं। अब आप ये समझ लो कि एक कमरा और 3 टाइम का खाना आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा तनख्वाह के नाम पर आप 10,000 भी दोगे ना, तो उसे भी चिंटू भगवान का आशीर्वाद समझ कर रख लेगा। अरे तू बावर्ची ही है ना, कि इससे पहले किसी नाटक कंपनी में काम करता था? हैं? बातें तो बहुत अच्छी करता है, मक्खन जैसी। ऐसा लगता है जैसे पहले ही रट कर आया है सारे सवालों के जवाब। अरे आंटी जी, अभी तो आपने सिर्फ मेरी बातें सुनी है। एक बार मेरे हाथ का खाना खा लोगे ना, तो फिर मेरी बातों के साथ साथ मेरे खाने की भी फैन हो जाएंगी आप। अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, आज से ही काम पर लग जा। आज तू खाने में मलाई कोफ्ता, छोले चावल और आलू के पराठे बना ले। ठीक है आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं आप लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाऊंगा कि 5 स्टार होटल भी फेल हो जाए। कुछ देर बाद चिंटू खाना बनाकर तैयार कर देता है। आ जाओ सब लोग, खाना तैयार है। अरे वाह, तूने तो 2 घंटे के अंदर सब बनाकर तैयार भी कर दिया। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने के बाद बताती हूँ कि तू अपनी परीक्षा में पास हुआ या नहीं। डिनर के बाद अरे वाह माँ, आज खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया है? इशिका नहीं बनाया होगा, और कौन बनाएगा? हमारी श्रीमती तो बिस्तर छोड़कर हिलती भी नहीं है, और माँ ने तो बरसों पहले ही काम से संन्यास ले लिया था, तो बचा कौन? जी नहीं बड़े भैया, इस मामले में आपका अनुमान बिल्कुल गलत है। आज का खाना इशिका जी ने नहीं बल्कि मैंने बनाया है। ये कौन है माँ? अरे ये बावर्ची है, काम मांगने आया था। मैंने कहा अगर घर वालों को पसंद आया तो रख लेंगे तुझे। अरे वाह चिंटू, तुम तो बढ़िया खाना बनाती हो। तुम्हारे हाथ का खाना तो इशिका से भी बहुत स्वादिष्ट है। और क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? अरे भाभी जी, आप बस हुक्म करिए, जो आप कहेंगी वो आपकी थाली में पहुंच जाएगा। बस मेरा नाम ही चिंटू है, लेकिन काम बिल्कुल रोनाल्डो जैसा है। चिंटू चाचा, आपको पिज्ज़ा बनाना आता है क्या? आता है ना, पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, जो गुड्डू बाबा कहेंगे सब बनाना आता है। एक ही सप्ताह में चिंटू ने अपने खाने के जरिए सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर घर की कामचोर बहुएं, हर कोई दिन भर बस चिंटू चिंटू करता हुआ नजर आ रहा था। चिंटू भी माथे पर जरा भी शिकन लाए बिना जी भाभी, जी आंटी जी, जी बाबा करता हुआ सबकी फरमाइश पूरी कर रहा था। अरे चिंटू, तू इंसान है या कोई जिन भूत है? अरे जितना काम इस घर के लोग तुझे एक दिन में बताते हैं ना, उतना काम करके कोई भी नौकर 2 से तीसरे दिन यहाँ रुकेगा नहीं। लेकिन तू तो बड़ा खुश होकर सबके काम करता है। आंटी जी, अपने काम से ना हमेशा प्यार करना चाहिए। और आप भी मुझे नौकर कहाँ समझती है? आपने तो मुझे बेटा ही समझ लिया है। तो फिर बेटा होने के नाते मेरा भी तो फर्ज है ना, घर में सबकी ज़रूरत का ख्याल रखना। खुश रहे बेटा, खुश रहे। जितनी मीठी मीठी बातें तू करता है ना, इतनी मीठी बातें तो कभी मेरे बच्चों ने भी नहीं करी मुझसे। अरे कम वक्तों के पास समय ही नहीं है जो माँ के पास 2 घड़ी बैठकर माँ का हाल चाल ही पूछ ले। ऑफिस से आते ही अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं। इस बूढ़ी माँ की चिंता किसे है? अरे आप क्यों चिंता करती हैं आंटी जी? मैं हूँ ना, आपके मन में कोई भी बात हो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हो। और चिंटू की उन काम वालियों की तरह बात इधर से उधर करने की आदत भी नहीं है। आपकी बात इस चिंटू के पेट में बढ़िया से हजम हो जाएगी।
मुझे पता है आंटी जी, आपकी चिंता का आधा कारण दोनों भाभियां हैं। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं दोनों भाभियों को बिल्कुल सही रास्ते पर ले आऊँगा। सच्ची ऐसा कर पाएगा क्या तू? बस आप देखते जाओ आंटी जी। अगले ही दिन चिंटू दोनों भाभियों के पास जाता है। छोटी भाभी, भैया की किस्मत खुल गई जो उन्हें आपके जैसी इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी दुल्हन मिली। अरे मैं तो कहता हूँ आपको अपनी खूबसूरती का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। अगर आप किसी भी सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग ले लेना तो कोई माय का लाल नहीं जो आपको जीतने से रोक सके। सच पता चिंटू, क्या वाकई में मैं जीत सकती हूँ? अरे बिल्कुल भाभी, खूबसूरती में तो आपके सामने बड़ी सी बड़ी मॉडल पानी भरती है, लेकिन बस एक दिक्कत है। वो क्या भला? हमारे अहमदाबाद में जो श्रीमती सौंदर्य प्रतियोगिता होती है ना, उसमें खाली सौंदर्य नहीं देखा जाता, शादीशुदा औरतों का हर क्षेत्र में परीक्षण किया जाता है। अरे तो तुम मुझे बताना, मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ। उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो भाभी, किसी भी शादीशुदा औरत को घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माना जाता है, और अन्नपूर्णा होने के लिए आपको बढ़िया खाना बनाना भी तो आना चाहिए। प्रतियोगिता में आपको इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे। अरे तो तू है ना चिंटू, तू मुझे खाना बनाना सिखा देगा ना? अच्छा भाभी, अब आप इतना कह रही है तो ठीक है, कल से आप मेरे साथ रसोई में खाना बनाना सीख सकती हो। लेकिन देखिए, मैं कोई काम मुफ्त में नहीं करने वाला, आपको मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे महीने की 2000 एक्स्ट्रा दे दूंगी। खुश? क्यों चिंटू, बस छोटी भाभी को ही मक्खन लगाता रहेगा? मैं बदसूरत हूँ क्या? मैं सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं भाभी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि आंटी जी चुन चुन के नागिन, मेरे मतलब है कि नगीने लेकर आई हैं। आप दोनों कल से मेरे साथ रसोई में बढ़िया खाना बनाना सीख लीजिएगा। चिंटू के कारण अगले ही दिन से दोनों बहुएं रसोई में चिंटू के साथ खाना बनाने लगती है, जिसे देखकर घर के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे चिंटू, कौन सा मंत्र मारा तूने इन दोनों कामचोरों पर? जो काम मैं इतने साल में नहीं कर पाई, तूने कुछ ही दिन में कर दिखाया। बस आप देखते जाइए आंटी जी, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका इलाज चिंटू के पास ना हो। चिंटू बेटा, पता नहीं क्यों ये दीपिका ना इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों रहती है। पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत भी कर लेती थी, लेकिन आजकल तो सीधे मुंह किसी बात का जवाब ही नहीं देती। ना तो कल रात को उसने खाना खाया, ना ही आज टिफ़िन लेकर गई। पता नहीं क्या बात है। जवान लड़की है, उसका ऐसा व्यवहार देखकर ना बड़ा जी घबराता है मेरा। मैं दीपिका बेबी का टिफिन उसके कॉलेज लेकर जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, उन्हें खाना खिला कर ही लौटूंगा। चिंटू टिफिन लेकर दीपिका के कॉलेज पहुंचता है और फ़ोन करके उसे कॉलेज के कंपाउंड में बुलाता है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें टिफिन लेकर यहाँ कॉलेज में आने की? तुम ना ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश मत करो। नहीं चाहिए तुम्हारा टिफिन, जाओ यहाँ से। दीपिका टिफिन लिए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। तभी चिंटू देखता है कि दो लड़के दीपिका के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी दीपिका के साथ बदतमीजी करने की? मैंने कहा था ना तुमसे, तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं है। चिंटू तुम जाओ यहाँ से। अरे दीपिका, ये लोग अच्छे नहीं है तो मैं कौन सा बहुत अच्छा हूँ? इन्हें तो अभी सबक सिखाता हूँ मैं। चिंटू उन दोनों लड़कों की जमकर धुलाई करता है। चिंटू के हाथ मार खाने के बाद दोनों लड़के जाकर दीपिका को कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं और वादा करते हैं कि वो आज के बाद दीपिका की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेंगे। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? ये दोनों लड़के कई महीनों से मेरा जीना दुश्वार किए हुए थे। कॉलेज में आना जाना मुश्किल हो गया था मेरा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दीपिका के चेहरे की खोई हुई हंसी चिंटू वापस ले आया था। अगले दिन, अरे चिंटू, कमाल हो गया, तेरे हाथ के खाने में तो जादू है, जादू। क्या हुआ भैया, आज बड़े खुश लग रहे हैं? अरे चिंटू, मैंने तुझे बताया था ना, मेरा बॉस बिरयानी का बहुत शौकीन है। मैंने उसके सामने तेरे हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर दी, बस फिर क्या था, वो तो पीछे ही पड़ गया कि कभी चिंटू के हाथ की बिरयानी खिलाओ। मैंने भी मजाक मजाक में कह दिया, सर बिरयानी तो मैं ऐसी खिला दूंगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, लेकिन उसके बदले में मेरा 2 साल से ड्यू प्रमोशन आपको क्लियर करना होगा। उस समय तो बॉस ने मुझे आंखें दिखाकर बात वहीं ख़त्म कर दी थी, लेकिन आज जब मैंने तेरे हाथ की लजीज बिरयानी बॉस को खिलाई ना, आहा, वो तो फ़ैन हो गया तेरा, और उसने मेरे प्रमोशन लेटर पर साइन भी कर दिए, ये देख। अरे मेरे चिंटू, चिंटू तेरा किन शब्दों में शुक्रिया करूं।
अरे भैया, आपकी नौकरी में चल रही दिक्कत दूर हो गई, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। बस आपके काम आ सका, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात के तकरीबन 12 का समय हो रहा था। बांसुरी देवी का गला प्यास से सूखने लगा तो वो पानी पीने के लिए रसोई की ओर चल दी। जैसे ही बांसुरी ने रसोई की लाइट जलाई, उसे रसोई के कोने में छिपकर बातें करते हुए चिंटू और इशिका दिखाई देते हैं। अरे इशिका, तू चिंटू के साथ यहाँ क्या कर रही है? धोखेबाज चिंटू, तुझे मैंने अपने बेटे की तरह समझा, अपने घर के सारे राज तुझे बताए और बदले में तूने ये दगाबाजी की मेरे साथ। हमारी घर की बेटी पर गलत नजर डालता है, तेरी तो खैर नहीं। इतना कहकर बांसुरी जोर जोर से शोर मचाने लगती है। कुछ ही देर में हॉल में पूरा घर इकट्ठा हो गया था। देख लो सब लोग इस नौकर की करतूत, जिसे हमने अपना बेटा भाई समझकर सर पर बिठाया, उसी ने आज हमारी इज्जत को पानी में मिला दिया। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इशिका की तरफ नजर उठाकर देखने की? बस करो माँ, बहुत हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना उसे शोभा देता है जिसने कभी मेरी खुशियों के बारे में सोचा भी हो। इसने मेरी खुशी के लिए इतना त्याग किया है कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अरे ऐसा क्या कर दिया इस नौकर ने तुम्हारे लिए? और अब यही तुम्हारा स्टैंडर्ड रह गया है कि तुम बावर्चियों के साथ इश्क लड़ाओगी? भाभी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कोई नौकर या बावर्ची नहीं है। प्रवीण नाम है इसका और इसने लंदन यूनिवर्सिटी से MBA किया है। सर्टिफाइड शेफ है ये। हिंदुस्तान में 3 5 स्टार होटल है प्रवीण के। उद्योगपति विमलेश बंबानी इसके पापा है। यहाँ इतना बड़ा आदमी हमारे घर में आकर खाना पका रहा था? हाँ भाभी, इसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, क्योंकि आप लोग तो ये बात भूल ही गए थे कि घर में एक जवान लड़की भी है जिसकी शादी की उम्र बीती जा रही है। हमें ये समझ में आ गया कि जब तक इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, किसी को मेरी शादी की याद नहीं आएगी। उस दिन जब मधु आंटी ने आकर बावर्ची रखने की सलाह दी तो मैंने ये बात प्रवीण को बताई और फिर प्रवीण हमारे घर बावर्ची बनने के लिए तैयार हो गया। भूलिए मत, प्रवीण के कारण ही आज आपकी दोनों बहुएं, जो कभी एक गिलास पानी भी गर्म करना नहीं चाहती थी, आज खुशी खुशी 5 डिशों का खाना बनाना सीख गई है। छोटे भैया, आपका जो प्रमोशन 2 साल से रुका हुआ था ना, वो मेरे प्रवीण की वजह से ही आपके हाथ लगा। हर दीपिका, तुम्हें कितने महीनों से वो लड़के परेशान कर रहे थे? भैया, आपने तो कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो तो मेरा प्रवीण था जिसने उन गुंडों से 2-2 हाथ किया और दीपिका का कॉलेज में आना जाना आसान कर दिया। आप लोगों को अपने परिवार से भी बढ़कर समझा है प्रवीण ने, और खुद को साबित भी करके दिखाया है। प्रवीण यहाँ मेरे कहने से आया था, उसने मेरे ऊपर कोई गलत नज़र नहीं डाली। मैं बरसों से प्रवीण से प्यार करती हूँ और अब कान खोल कर सुन लीजिए आप सब, शादी भी मैं उसी से करूँगी। प्रवीण की असलियत जानकर सभी उससे माफ़ी मांगते हैं और खुशी खुशी इशिका की शादी उससे करा देते हैं।